Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Mohammed Ahsan with you and you are watching my YouTube channel Stock Villa. आज की इस वीडियो में पहले हम डिस्कस करेंगे 18 सितंबर फ्राइडे के दिन जो इंडेक्स की मूवमेंट रही, और इसी वीडियो में हम वीकली एनालिसिस भी करेंगे कि ये हमारा पिछला वीक कैसा रहा और आगे आने वाले वीक्स हमारे लिए कैसे रह सकते हैं। सबसे पहले फ्राइडे की मूवमेंट देखते हैं। इंडेक्स ने जो इब्तिदा की उसमें एक सेलिंग स्टार्टिंग में ही नोट की गई, फिर देन वापस से एक डबल बॉटम इंटरडे लेवल पे फॉर्म हुआ और फिर बुल्स की तरफ से एफर्ट देखी गई और फिर जो क्लोजिंग हुई वो तकरीबन 170 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग हुई इंडेक्स की। 42,504.76 पे इंडेक्स क्लोज हुआ। जो परसेंटेज में पॉजिटिविटी आई वो 0.40% थी। इंडेक्स ने आज जो हाई फॉर्म किया था लास्ट फ्राइडे को वो था 42,554.84। लो फॉर्म हुआ था 42,234.59। वॉल्यूम इंडेक्स में जो जनरेट हुए वो 331.7 मिलियन के जनरेट हुए। आगे देख लेते हैं। सबसे पहले मार्केट टॉप परफॉर्मर्स में और टॉप एक्टिव स्टॉक्स में कौन से रहे जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ। उसमें सबसे पहले PIBTL जिसमें 75 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ और पॉजिटिव क्लोजिंग हुई 13.98। अलबत्ता जो इसकी रेजिस्टेंस थी 14 रुपये 10 पैसे के करीब, उससे नीचे जाकर PIBTL ने क्लोजिंग दी, लेकिन फिर भी पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है जो परसेंटेज में है 4.72%। यूनिटी के अंदर बहुत अच्छा मूव बना और हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में लास्ट वीक में भी यही कहा था, उससे सेकंड लास्ट वीक में भी यही कहा था कि यूनिटी के अंदर एक हमें मूवमेंट बनती हुई महसूस हो रही है और इसने अपने अपर लॉक के पास क्लोजिंग दी 7.49%। इसकी शेयर वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट हुआ और तकरीबन 18 रुपये और 9 पैसे के पास जाकर इसने अपने अपर लॉक पे जाकर क्लोजिंग दी और काफ़ी बुलिश सेंटीमेंट इसमें दिख रहा है। FFL जो पहले अपनी 2-3 सेशन पहले इसने अपर लॉक किया था, इसके अंदर भी पॉजिटिविटी देखी गई और अपने इसने रेजिस्टेंस को प्रीवियस रेजिस्टेंस को तोड़ा और 19.32 रुपीज़ के पास इसकी क्लोजिंग हुई। परसेंटेज में 4.55% शेयर वैल्यू इंक्रीज हुई। कैल के अंदर अच्छी मूवमेंट रही। कैल के भी क्लोजिंग जो है वो 4.28 रुपीज़ के ऊपर हुई है और 35 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए। कैपको के अंदर नेगेटिविटी देखी गई, ऑल्दो इसका फाइनेंशियल जो रिजल्ट आया था वो EPS इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़कर आया तकरीबन 26 रुपये के करीब, लेकिन चूंकि ये एक डिविडेंड स्टॉक है और डिविडेंड इसने कोई अनाउंस नहीं किया इस दफ़ा, इसकी वजह से एक पैनिक सेलिंग देखी गई उन इन्वेस्टर्स की तरफ से जो इसे डिविडेंड के लिए लेते थे और इसने भी बहुत ज़्यादा इसमें वॉल्यूम जनरेट हुए 35.293 मिलियन के, जो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है और इसके वॉल्यूम ऑलमोस्ट 2007 में जाकर इतने ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए थे और एक लास्ट फ्राइडे को इसमें इतने ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए। चूँकि इन्वेस्टर्स की तरफ से इसमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखी गई क्योंकि इसमें डिविडेंड नहीं दिया गया है इस रिजल्ट के अंदर। EPS बहुत ज़्यादा है तो एक पैनिक सेलिंग इन्वेस्टर्स की तरफ से देखी गई। अलबत्ता जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी तरफ से यहाँ पर बाइंग देखी गई है। अभी तक इनडिसिसिव है। क्लोजिंग चूँकि माइनस में हुई है और एक गैप डाउन इसकी समझे ओपनिंग हुई थी, तो वॉल्यूम ऑल्दो ज़्यादा हैं लेकिन अभी भी ये अनसर्टेन इस वजह से है कि इसके अंदर ज़्यादातर इन्वेस्टर्स थे और इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर सेलिंग की है। PTC में देखें, PTC में नेगेटिव क्लोजिंग हुई है 28 मिलियन के, इसमें वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 11 रुपये 63 पैसे पे इसकी क्लोजिंग हुई है। हैस्कोल में वॉल्यूम कंपैरेटिवली जिस तरह पहले बहुत ज़्यादा होते थे, जो टॉप के अंदर सबसे ज़्यादा स्टॉक आता था जो वॉल्यूम्स के हिसाब से वो हैस्कोल था, आज इसकी जो है वो नीचे नंबर पे आया है। इसमें फिर भी 26 मिलियन के करीब वॉल्यूम जनरेट हुए, नेगेटिव क्लोजिंग हुई है लेकिन 22 रुपये को सस्टेन किया है, 22 रुपये 2 पैसे पे इसकी क्लोजिंग हुई है।
अल शहीर के अंदर नेगेटिव क्लोजिंग हुई है, 14 मिलियन के इसमें वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, 19.94 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है, 3.34% इसमें शेयर वैल्यू डिक्रीज हुई है। पीआरएल के अंदर अच्छी मूव बनी, पीआरएल में 22.35 के ऊपर अच्छी क्लोजिंग दी है और पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, 14 मिलियन के इसमें वॉल्यूम जनरेट हुए। पावर सीमेंट के अंदर नेगेटिव क्लोजिंग हुई है और इसका जो एक सपोर्ट एरिया था 9 रुपये और 50 पैसे, 91 पैसे, और इससे पहले जो इसका सपोर्ट एरिया था 9 रुपये 75 पैसे के करीब, उन दोनों से नीचे जाकर इसने क्लोजिंग दी है। टॉप एडवांसर्स और टॉप गेनर्स पे अगर नजर डालें तो एक हमें जो बड़ा नाम दिखता है वो यही यूनिटी का दिखता है, जिसने अपने अपर लॉक के पास क्लोजिंग दी थी, और दूसरा हमें ये ठट्टा सीमेंट का दिखता है जिसने अपने अपर लॉक पे जाकर क्लोजिंग दी है। इसके अलावा जो टॉप डिक्लाइनर्स हैं उनमें एक आरिफ हबीब कॉरपोरेशन है जिसने अपने लोअर लॉक पे जाकर क्लोजिंग दी है, और एक इत्तेहाद केमिकल है जिसने अपने लोअर लॉक के पास जाकर क्लोजिंग दी थी। ये तो थे लास्ट फ्राइडे के तमाम वैल्यूज और कौन कौन से स्टॉक्स ने परफॉर्म किया। नाउ वी मूव टू आवर चार्ट, देखते हैं चार्ट क्या कहता है। चार्ट के अंदर हम सबसे पहले एक डेली अगर कैंडल का एनालिसिस करें तो लास्ट जो पूरा वीक रहा है उस पूरे वीक के अंदर हमने नेगेटिव क्लोजिंग दी है, एक्सेप्ट लास्ट फ्राइडे जिसमें एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुई है। ऑल्दो ये पॉजिटिव कैंडल है लेकिन वो उतनी ज़्यादा बुलिश कैंडल नहीं है कि इसने अपने जो अल्टीमेट जो रेजिस्टेंसेस आ रही हैं उसको अभी तक हिट नहीं किया। 170 पॉइंट का ज़रूर इजाफा हुआ है। अब थोड़ा सा हम पहले देख लेते हैं अपने उन्हीं लेवल्स को, पहले हम डेली बेसिस पे देख लेते हैं। एक ये जो पैरेलल चैनल हमने बनाया था, इस पैरेलल चैनल के टॉप के पास से वापस से रिजेक्शन मिली थी। जिस तरह आप देखेंगे ये एक टॉप बना था, रिजेक्शन थी, ये एक टॉप बना था, यहाँ से सेलिंग आई थी, फिर जब ये एक टॉप बना वापस से सेलिंग आई और फिर ये एक टॉप बना, और अभी इसमें मोमेंटम जो है वो साइडवेज वाला है। अगर आप दोस्तों ने मेरी ये लास्ट वीकली वीडियो अगर देखी हो जो हमने 12 सितंबर को अपलोड की थी अपने चैनल पे, तो आपको यही चीज़ हमने इस वीडियो के अंदर वीकली एनालिसिस में बताई थी कि हमें यही लगता है कि यहाँ पर इंडेक्स को साइडवेज होना ही पड़ेगा या एक डिप उसको चाहिए होगी कि वहाँ से एक फ्रेश बाइंग आए। तो इस वीक की वही जो प्रिडिक्शन हमने लास्ट वीक की थी अपनी 12 सितंबर वाली वीडियो के अंदर, वही हमें पूरी होती हुई महसूस हुई और इंडेक्स अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर नहीं गया बल्कि ये साइडवेज में ही हमें अभी तक दिख रहा है। अगर हम ये देखें कि अब इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस कौन सी मौजूद है, वो हमारी अभी तक वही इंडेक्स की रेजिस्टेंस वाला एरिया मौजूद है विच लाइज ऑन 42,896 टू 43,465 के दरमियान। ये हमारा सेलिंग पॉइंट होगा जो यहाँ पर एक डबल टॉप भी फॉर्म होगा इंडेक्स का 43,000 के अराउंड में। तो अब अगर इंडेक्स यहाँ पर कंसोलिडेट होता है इस एरिया में तो बहुत बेहतर है, या एक डिप लेता है अपने बेस्ट सपोर्टिव एरिया में तो वो बहुत बेहतर है इंडेक्स की अपवर्ड मूव के लिए। अलबत्ता अगर इंडेक्स इसी तरह अपवर्ड मूव बनाता है तो यहाँ पर हमें काफ़ी हैवी सेलिंग अपने इस रेजिस्टेंस वाले डबल टॉप वाले एरिया में दिखेगी। तो इंडेक्स के लिए हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था ज़्यादा बेहतर ये है कि इस एरिया को हिट करने से पहले वो कंसोलिडेट हो जाए और अपने जितने इंडिकेटर्स हैं उन इंडिकेटर्स को कूल ऑफ कर ले, ताकि फिर ये 43,000 वाला एरिया अबूर करना और 500 से अबव ट्रेड करना हमारे लिए इजी हो जाए। ये जो अगर आप ये देखेंगे एक पैरेलल चैनल है, ये पैरेलल चैनल की एक जो बीच की एक डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ये एक सपोर्ट का काम भी करती है। जैसे आप ये देखेंगे कि यहाँ पर भी एक सपोर्ट बनाई थी इस मिड एरिया में, फिर यहाँ पर आकर भी इंडेक्स ने सपोर्ट बनाई थी, जब एक दफ़ा थोड़ा वापस ऊपर गया तो फिर इसी एरिया से वापस से सपोर्ट ली थी। अगेन जब अपसाइड से रिजेक्शन आई थी तो वापस इसी एरिया से इंडेक्स ने पैरेलल चैनल की इस डॉटेड लाइन को एज अ सपोर्ट लिया था। एक बात तो हमें ये पता चल गई कि ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है और पैरेलल चैनल है, इसके ये जो मिड की जो एक डॉटेड लाइन है ये एक सपोर्ट का काम और एक अगर इससे नीचे जाती है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करती है। अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास बेसिकली जो दो जोन्स आ रहे हैं जिसमें इन बिटवीन इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, एक हमारा है डिमांड जोन और एक है हमारा सप्लाई जोन।
सप्लाई जोन मींस कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया मौजूद है जहां पर सप्लाई आती है। अगर इंडेक्स यहां पर हिट करता है तो यहां से सप्लाई आएगी, शेयर्स के अंदर सेलिंग हम देखेंगे, इंडेक्स में सेलिंग देखेंगे। और डिमांड जोन का मतलब होता है ये हमारा बाइंग एरिया है कि जब इंडेक्स अगर यहां पर आता है तो यहां पर हमें बाइंग मिलती है। जिस तरह अगर आप देखें तो यहां पर भी पहले जब इंडेक्स आया था अपने डिमांड जोन के पास तो यहां से बाइंग आई थी, यहाँ पर आया था, यहाँ पे जाकर बाइंग आई थी, और वंस जब नीचे जाकर क्लोजिंग दी थी तो वापस जब इसको टेस्ट किया था तो यही डिमांड जोन हमारे लिए सप्लाई जोन बन गया था। अगर हम करंटली देखें तो जब वापस इसी एरिया में इंडेक्स आया था तो इसी डिमांड जोन के अंदर से ही बाइंग हमें काफ़ी ज़्यादा दिखी थी और यहीं से ही हमने इंडेक्स को ऊपर जाते हुए देखा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग जो है वो डिमांड जोन और बाइंग जोन है, और ये वाला जो एरिया है ये एक सप्लाई जोन और सेलिंग जोन है। अब हम देखते हैं कि वीकली बेसिस पे अगर हम देखें कि वीकली बेसिस में किस तरह की परफॉर्मेंस रही है इंडेक्स की, तो अगर आपको यही मेरी लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड की थी यही 12 सितंबर को, तो अगर आप इसी वीडियो में देखेंगे तो हमने ये बात बताई थी कि जब इस वाले एरिया में जब 27 जुलाई में इंडेक्स ऊपर की तरफ गया था तो इस वाली कैंडल ने तकरीबन 1650 पॉइंट ऐड हुए थे, फिर इस वाली कैंडल में 771 पॉइंट ऐड हुए थे वीकली बेसिस पे, इस वाली कैंडल में 261 पॉइंट ऐड हुए थे, और उसके बाद एक वीकली बेसिस पे करेक्शन आई थी और इसी स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन या डिमांड जोन के पास इंडेक्स ने आके सपोर्ट ली थी। हमने लास्ट वीक यही बताया था कि ये जो एक मूवमेंट बनती हुई आ रही है ये हमें थोड़ी ऐसी महसूस हो रही है कि बुल्स की तरफ से अब रेस्ट किया जाएगा और हमें एक साइडवेज या एक करेक्शन वाला कोई 1 वीक 2 वीक या 3 वीक हम देखेंगे जिसके अंदर इंडेक्स या तो साइडवेज जाएगा या फिर वो नीचे आकर किसी अपनी सपोर्ट एरिया पे आकर अपनी सपोर्ट बनाएगा। तो हम देखें कि इस वाले वीक को जो 24 अगस्त वाला वीक था इसके अंदर इंडेक्स में जो पॉइंट ऐड हुए थे वो तकरीबन 1434 पॉइंट ऐड ऑन हुए थे, फिर मोमेंटम थोड़ा स्लो हुआ और अगली जो वीकली बेसिस पे जो कैंडल फॉर्म हुई उसमें 966 पॉइंट ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के करीब ऐड ऑन हुए थे, और जो लास्ट वीक के अंदर क्लोजिंग हुई थी तकरीबन 507 पॉइंट 500 पॉइंट्स ऐड ऑन हुए थे। तो ये एक मोमेंटम हमें स्लो होता हुआ महसूस हुआ। इसी वजह से हमने देखा कि ये जो पूरा वीक गुजरा लास्ट, इसके अंदर जो टोटल वीकली क्लोजिंग आई है वो 25.91 पॉइंट्स इंडेक्स से निकले हैं, तकरीबन 26 पॉइंट इंडेक्स से निकले हैं, डिडक्ट हुए हैं। ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इंडेक्स को और मार्केट को एक कंसोलिडेट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अलबत्ता अगर हम ये देखें जो हमने पहले भी वीकली एनालिसिस किया था कि ये जो एक ट्रेंड लाइन बनी हुई आ रही थी 2017 से लेकर, जो इंडेक्स ने अपना यहाँ पर टॉप बनाया था जैन 2020 में, उससे ऊपर जाकर इंडेक्स ने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी थी। इसका मतलब ये था कि जो एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड चला हुआ आ रहा था, जब भी यहाँ पर आता था तो इंडेक्स के अंदर सेलिंग आती थी और इंडेक्स माइनस की तरफ जा रहा था, तो वो अब डाउन ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो चुका है। और जो इस वीक के अंदर जो आई थी 31 अगस्त वाला जो वीक था, इसके अंदर वीकली बेसिस पे इंडेक्स ने इससे ऊपर क्लोजिंग दी, लास्ट वीक भी इससे ऊपर क्लोजिंग दी। तो ये जो एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड चैनल था उससे ऊपर जाकर इंडेक्स की क्लोजिंग का मतलब ये है कि इंडेक्स पॉजिटिव जोन के अंदर मौजूद है। ये एक शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड लाइन एक और मैंने आप दोस्तों के लिए बनाई है, अगर हम इस लाइन को भी देखें तो इस शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन से भी ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ट्रेंड लाइन जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अब यही दोनों ट्रेंड लाइन हमारे लिए अगली दफा सपोर्ट का काम करेगी। तो हमें जब ये समझ में आया कि अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस नहीं रही बल्कि ब्रेकआउट आने के बाद अब ये एक सपोर्ट का काम करेंगी, अब हम इसे देख लेते हैं कि इंडेक्स के लिए अब डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे सपोर्ट के एरियाज क्या बनते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं 2-3 पॉइंट आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूं। एक तो यह कि हम चूंकि एक हाई लेवल के ऊपर मौजूद हैं, इंडेक्स एक ओवरबॉट सिचुएशन पे और एक रेजिस्टेंस के पास मौजूद है,
तो एक आप दोस्तों से ये ज़रूर गुजारिश करूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर बहुत ज़्यादा स्टॉक्स मत रखिए कि आपको उसको देखना और उनके ऊपर ट्रेड करना आपके लिए मुश्किल हो। मैं बहुत सारे दोस्त मुझसे ये कांटेक्ट कर रहे हैं कि किसी के पास 10 स्क्रिप्ट हैं, किसी के पास 15 स्क्रिप्ट हैं और वो होल्डिंग किए हुए हैं। तो देखिए, जो मैंने आप दोस्तों को बताया था, जब इस लेवल पे मार्केट थी उस वक्त मैंने आपको बाइंग का कहा था, इस लेवल पे भी आपको बाइंग का कहा था, इवन इस लेवल पे भी आपको, अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस आप देखेंगे तो इन्हीं डेट्स के अंदर मैंने आप दोस्तों को 18 सितंबर, 18 अगस्त और 19 अगस्त को मैंने आपको बताया था कि जब ये इस लेवल पे आएगा हमने बाइंग करनी है। तो जिन दोस्तों ने इन एरियाज में बाइंग की हुई है, उस वक्त तो जब एक बुलिश फेज यहाँ पे चल रहा था, एक सेकंड बुलिश फेज जब यहाँ पे चल रहा था, तो उस वक्त आपने ये नोट किया कि जितने भी स्क्रिप्ट थे वो सब के सब चल रहे थे। तो उस वक्त बहुत सारे दोस्तों ने डिफरेंट स्क्रिप्ट्स के ऊपर बाइंग करके रखी हुई है। तो एक तो एडवाइस ये होगी कि अब आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा श्रिंक कीजिए, कम कीजिए, और अपने ज़्यादा, अगर आपके पास 4-5 स्क्रिप्ट से ज़्यादा की होल्डिंग है तो उनको, जिनके अंदर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट उसको अंदर बुक करके अब आप 3 से 4 स्क्रिप्ट मैक्सिमम जो आप ट्रेडिंग के लिए अगर लेना चाहते हैं तो उनके ऊपर फोकस रखिए। चूँकि अब आगे जो मार्केट होगी वो एक वॉलेटाइल सेशंस होंगे, एक रेंज बाउंड सूरत हाल होगी, या उसके अंदर ये भी एन मुमकिन है कि अब इंडेक्स एक सपोर्ट एरिया के पास नीचे आए। वो अभी हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से सपोर्टिव एरियाज हैं हमारे पास अभी मौजूद और जहां पर आप न्यू बाइंग प्लान कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको एक तो एडवाइस ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो को जरूर जो है वो कम रखिए ताकि आपको मैनेज करने में बहुत आसानी हो, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब हम ये देख लेते हैं कि चूंकि अभी इंडेक्स एक रेंज बाउंड की सूरत हाल है, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था कि एक रेंज बाउंड जरूर चाहिए इंडेक्स को। अभी ये इंडेक्स के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा कि एक रेंज बाउंड रहते हुए अपने इंडिकेटर्स को कूल ऑफ करे। तो आप ये देख रहे हैं कि जितने भी स्क्रिप्ट हैं वो एक रेंज बाउंड ही की सूरत हाल के अंदर से गुजर रहे हैं। तो आप अपने कैश को ज़रूर एक 50% 60% आपके पास कैश होल्डिंग इस एरिया के अंदर ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये रेंज बाउंड रहता है और तो ये एन मुमकिन है कि इंडेक्स अपनी वापस से किसी बेस्ट सपोर्टिव एरिया के पास आए, और जब बेस्ट सपोर्टिव एरिया के पास आएगा तभी हमें एक न्यू एंट्री करनी है। इस लेवल पे न्यू एंट्री अभी बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इन जो मार्केट है वो कोई बेरिश सेशन के अंदर है, इसका मतलब ये है कि मार्केट एक करेक्शन मोड के अंदर है, और जब मार्केट करेक्शन मोड के अंदर आती है तो वो अपना एक लो स्विंग फॉर्म करती है, और जब वो एक लो स्विंग फॉर्म करती है तो वही बेस्ट हमारे लिए बाइंग एरिया होता है। जिस तरह आप ये देखें, ये एक हाई बनाया, फिर एक लो स्विंग फॉर्म किया, इस चैनल के बॉटम से सपोर्ट ली, फिर जब एक हाई बनाया फिर एक लो स्विंग फॉर्म किया, और फिर जो एक सेंट्रल लाइन है उसे सपोर्ट ली, फिर एक हाई बनाया और फिर वापस से एक लो बनाया। लेकिन ये जो लो था अपने प्रीवियस लो से हायर था, ये वाला लो अपने प्रीवियस लो से हायर था। तो ये मार्केट के लिए जो एक लो स्विंग फॉर्म जब होता है तो वो एक बेस्ट बाइंग एरिया होता है। अगर आपके पास उस वक्त बाइंग की अपॉर्चुनिटीज आ रही हों और आपके पास कैश ही अवेलेबल ना हो तो आप अपने आप हायर रेट के ऊपर कोई भी स्टॉक लेकर बैठे हुए होंगे, और जब बेस्ट बाइंग टाइम आएगा उस वक्त आपके पास कैश अवेलेबल नहीं होगा और आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी जरूर आप मिस करेंगे बाद में। अलबत्ता ये भी इंडेक्स के पास अभी पॉसिबिलिटी है कि इंडेक्स इस जो एक हमारे लिए सप्लाई जोन है, एक जो रेजिस्टेंस है, इससे ऊपर जाकर इंडेक्स क्लोज करे, और अगर इससे ऊपर जाकर इंडेक्स क्लोज करेगा तो इसके लिए हमारे लिए उस वक्त भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी कि वापस से अपने इसी रेजिस्टेंस एरिया को जब ऊपर जाकर अपवर्ड जाकर क्लोजिंग देगा तो इस बाइंग एरिया, इस सप्लाई जोन के पास वापस जो इंडेक्स है वो रिट्रेसमेंट जरूर करेगा, और इस रिट्रेसमेंट के दौरान हमारे लिए जो पहले सप्लाई जोन था और रेजिस्टेंस एरिया था, यही हमारे लिए एक अब डिमांड जोन और एक बाइंग जोन और एक सपोर्टिव एरिया बन जाएगा। तो इंडेक्स अगर अपवर्ड भी मूव करके ऊपर जाकर क्लोजिंग देता है तो भी हमारे पास ऑप्शन जरूर मौजूद होगा कि हम इस एरिया में वापस से रीबाइंग करें रिट्रेसमेंट के वक्त। और अगर इंडेक्स जिस तरह अभी एक रेंज बाउंड की सूरत हाल है और जब वो नीचे आएगा तो हम इस एरिया में, अपने सपोर्ट एरिया में अपनी बाइंग प्लान कर सकते हैं।
अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सपोर्टिव एरिया हैं। इंडेक्स के पास जो बेसिकली जो एक मजबूत तरीन सपोर्टिव एरिया है वो एरिया ये वाला एरिया है जो इंडेक्स के पास मौजूद है, जो कि है 40,720 से लेकर 41,173 या 200 के अराउंड। ये एक बेस्ट सपोर्टिव एरिया क्यों है वो हम देख लेते हैं। वो इस वजह से है कि अगर इंडेक्स नीचे की तरफ अपवर्ड मूव बनाते हुए यहाँ इस एरिया में आता है तो ये इस पैरेलल चैनल, जो लॉन्ग टर्म पैरेलल चैनल चला हुआ आ रहा है, उस पैरेलल चैनल का भी बॉटम होगा। और जो इंडेक्स अपने इस वीकली बेसिस पे ट्रेंड लाइन से ऊपर जाकर इसने क्लोजिंग दी है और इसके ब्रेकआउट किया है, तो यही रेजिस्टेंस लाइन जो थी ये हमारे लिए एक अब सपोर्टिव लाइन बन जाएगी। तो बेस्ट एरिया तो यही वाला होगा जो 41,100 के अराउंड है। इससे पहले पहले भी हमारे पास सपोर्ट्स मौजूद हैं। जो एक सपोर्ट हमारे पास सबसे पहली जो मौजूद है वो ये वाला एरिया है, जो एक और ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी वो अब सपोर्ट बनेगी। और हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास एक सपोर्ट है 41,913 के ऊपर जो है, ये एक शॉर्ट टर्म इंडेक्स के पास सपोर्ट है। अब हमें ये देखना होगा कि जब इंडेक्स अगर मूव बनाते हुए हमारे इस किसी सपोर्टिव एरिया के पास आकर जब बाउंस बैक करने की कोशिश करता है तो वो कौन सा बेस्ट एरिया होगा जहां पर इंडेक्स अपनी सपोर्ट, मजबूत सपोर्ट बनाता है। इंटरडे लेवल के अंदर हमने देखा है कि इंडेक्स 42,100 और 42,200 के इन बिटवीन मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है। जिस तरह इस कैंडल में यहाँ से थी, इस वाली कैंडल में भी यहाँ से सपोर्ट बनाकर ऊपर उठा इंटरडे लेवल पे, इस वाली कैंडल में भी इससे ऊपर रहा है, इस वाली कैंडल में भी जो अपना लो फॉर्म किया था वो 42,234 के ऊपर किया था। इसी वजह से यहाँ से यानी 42,100 टू 42,200 के इन बिटवीन ये इंटरडे लेवल पे या एक शॉर्ट टर्म सपोर्टिव एरिया जरूर मौजूद है। तो ये एक हमारे पास नीचे मल्टीपल सपोर्ट्स मौजूद हैं जो कि हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज ज़रूर देंगी। अगर मैं आपको और थोड़ा डिटेल में इंडिकेटर्स पे अगर हम देख लेते हैं तो अगर आप ये देखें EMA21 जिस तरह यहाँ पर एक सपोर्ट का काम किया था, ये EMA21 भी यहाँ पर आते आते अभी जो करंटली जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उस पर अभी ये आ गई है 41,667 के ऊपर। तो ये मुमकिन है कि 2-3 ट्रेडिंग सेशन, 4 ट्रेडिंग सेशन में जब इंडेक्स अगर नीचे की तरफ मूव बनाता है, तो ये EMA21 भी इसी एरिया के पास आ जाएगी जो हमारे इस पैरेलल चैनल का जो है वो बीच वाला एरिया होगा। इस ट्रेंड लाइन जो आ रही थी हमारे लिए रेजिस्टेंस के तौर पर वीकली बेसिस पे, उसकी सपोर्ट वाला एरिया होगा और EMA21 वाला भी सपोर्टिव एरिया मौजूद होगा। हम इसी तरह एम क्रॉस को भी देख लेते हैं जो 9 और 26 वाली सपोर्टिव है। तो यहाँ पर भी जो इसने बाइंग कॉल जनरेट की हुई है, अभी तक इसने कोई सेलिंग कॉल जनरेट नहीं की हुई। तो अभी जो MA9 की जो सपोर्ट है वो भी रिलाई कर रही है 42,353 के ऊपर। तो ये भी एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। मैं ऐड ऑन कर लेता हूं आप दोस्तों के लिए एक और इंडिकेटर जो है EMA क्रॉसओवर जो 5 और 20 का है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये इसी EMA5 से ऊपर ट्रेड कर रहा है और ये इसको शॉर्ट टर्म सपोर्ट के तौर पर दे रही है और कोई सेलिंग कॉल अभी तक जनरेट नहीं हुई है। सुपर ट्रेंड का अगर हम देख लेते हैं तो ये एक जो हमारा जो मैंने जिक्र किया था कि ये एक बेस्ट सपोर्टिव एरिया होगा। सुपर ट्रेंड भी अभी इसकी वैल्यू जो है वो वही 41,203 के ऊपर मौजूद है। 41,100 जो मैंने आप दोस्तों को बताया 100-200 ये इसी एरिया के पास मौजूद है जो एक बेस्ट सपोर्ट एरिया है। हम इसी तरह अगर मैं आप दोस्तों को MA200 की दिखाऊं तो MA200 जो है वो अभी मौजूद है हमारा 37,471 के ऊपर ऑन अ डेली बेसिस। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई इंडेक्स या स्क्रैप MA200 से ऊपर अबव ट्रेड करता है तो वो इस बात को जाहिर करता है कि वो स्टॉक या वो इंडेक्स जो है वो बुलिश सेशंस के अंदर है। तो ये हमें कंफर्म है कि ये भी बुलिश सेशन के अंदर है। ये जो रिट्रेसमेंट्स आती हैं, ये रिट्रेसमेंट या एक स्विंग लो जो फॉर्म होता है वो इंडेक्स को आगे बढ़ाने के लिए, बेसिकली इंडेक्स को अपवर्ड मूव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इसी तरह अगर मैं एक ट्रेंड लाइन बनाकर आपको दिखाऊं तो यही जो बीच वाली एक डॉटेड लाइन है, यही एक ट्रेंड लाइन की सूरत इख्तियार कर रही है। ये ट्रेंड लाइन भी हमारे इस बेस्ट जो पहला जो सपोर्टिव एरिया है जो 41,913 के ऊपर है, इसी सपोर्टिव एरिया के पास अभी मौजूद है। हम देख लेते हैं इसे वापस से वीकली बेसिस के ऊपर। तो वीकली बेसिस पे भी अगर हम देखें तो वीकली बेसिस पे भी इंडेक्स अभी तक बुलिश ही है, और हम यही अपने तमाम इंडिकेटर्स वापस से लगा कर देख लेते हैं। EMA 21 आप देखें तो वो अभी इसकी वैल्यू करंटली 38,424 के ऊपर मौजूद है, जो इसके बुलिश होने को जाहिर करती है, और अभी ये काफ़ी नीचे ज़्यादा जाकर सपोर्टिव है, तो अभी हम इसके डिस्कस नहीं करते। MA9 और 26 का जो क्रॉस ओवर है वो भी अभी तक बुलिश ही है, कोई सेलिंग कॉल जनरेट नहीं है। EMA क्रॉस 5 and 20 हम देखें, ये कुछ टेक्निकल चीज़ हैं जो जिन दोस्तों को थोड़ा टेक्निकल्स की हाउ नो है वो ज़रूर मेरी बात समझ रहे होंगे। 5 and 20 अगर हम देखें तो ये भी अभी तक बुलिश है, इसके अंदर कोई सेलिंग कॉल जनरेट नहीं है। सुपर ट्रेंड अभी तक बुलिश है, और वो भी उसकी वैल्यू 38,720 के ऊपर है, वो बुलिश है। अगर MA 200 को अगर हम लगा के देखते हैं ऑन अ वीकली बेसिस, तो वो भी रिलाई कर रहे हैं 40,615 वाला एरिया यहाँ पर मौजूद है, और हमारे इसी जो लाइन है हमारी 40,720 और 41,173, इसी के इन बिटवीन ये एक बेस्ट सपोर्टिव एरिया के तौर पर MA 200 भी काम करेगा ऑन अ वीकली बेसिस। वीकली बेसिस अगर हम पहले वॉल्यूम्स को देख लेते हैं तो 20 डेज से जो एक से ऊपर ही वॉल्यूम जनरेट हुए हैं लास्ट, ये तकरीबन ऑन अ वीकली बेसिस एंड ऑफ जून से लेकर अभी तक ऑन अ वीकली बेसिस वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं। अलबत्ता ये जो लास्ट वीक था उसके अंदर जो प्रीसीडिंग 2 वीक्स थे उनसे थोड़े कम वॉल्यूम है, लेकिन ये वॉल्यूम भी कोई बहुत कम हम वॉल्यूम नहीं बोल सकते, ये काफ़ी ज़्यादा ही वॉल्यूम है। अगर आप पीछे देखें इतने वॉल्यूम पहले जनरेट नहीं होते थे जो ये लास्ट तकरीबन एंड ऑफ जून से जाकर जनरेट हुए हैं वीकली बेसिस पे। अगर हम पहले देख लेते हैं RSI डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे अगर हम पहले RSI देखें तो ये देखें कि ये जो एक डाउन मूव बनाते हुए आ रहा था, हमने अपनी जो लास्ट वीडियो बनाई थी डेली बेसिस पे, उसके अंदर हमने ये जिक्र किया था कि यहाँ पर मुमकिन है कि ये एक रिट्रेसमेंट के तौर पर 70 वाले एरिया को ही सपोर्ट बनाकर ऊपर उठे। तो जब यहाँ पर RSI ट्रेड हो रहा था 69 के ऊपर, यहाँ पे 70 के ऊपर, और अगली वाली कैंडल पे 71 के ऊपर, तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट दिख रही है। लेकिन अगर हम डेली बेसिस पे देखें तो ये एक डाइवर्जन क्रिएट अभी फिलहाल हुई हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर तो ये डाइवर्जन उस वक्त कंफर्म होगी कि RSI ये या तो 70 से नीचे जाकर क्रॉस करे और फिर 70 से नीचे जाकर ट्रेड करे, और फिर हम देखेंगे कि अपने सपोर्टिव एरिया के पास जाकर सपोर्ट लेकर वापस से रिबाउंस करे, या अगर इंडेक्स ऊपर की तरफ भी मूव करता है तो यही जो डाइवर्जन आई हैं ये इसको एज अ रेजिस्टेंस के काम करेगी, जो कि वापस से RSI को नीचे की तरफ धकेलेगी। लेकिन अगर ये इस ट्रेंड लाइन से ऊपर RSI ट्रेड करता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये डाइवर्जन अभी नल एंड वाइड है, ये डाइवर्जन नहीं है, बल्कि नेक्स्ट टाइम जो इंडेक्स अपनी एक टॉप फॉर्म करेगा या तो डबल टॉप या डाइवर्जन, फिर वो जाकर कंफर्म होगा कि वो डाइवर्जेंस थी। इसी को अगर हम वीकली बेसिस पे आ जाएं ताकि कंपैरिजन करना हमारे लिए आसान हो। वीकली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो जो इंडेक्स है ये साइडवेज है, यानी जो लास्ट वीक था उस वक्त इंडेक्स की जो वैल्यू थी वो 71 के ऊपर थी, और इस वीक जो क्लोज हुआ है लास्ट वीक, ये वाला वीक 70.84 के ऊपर है। तो आपको ये एक मूव दिख रही होगी कि ये ना अपवर्ड मूव है ना ये डाउनवर्ड मूव है ऑन अ वीकली बेसिस, बल्कि ये साइडवेज वाली मूव है, जो हमने लास्ट वीक भी यही कहा था कि हमें एक साइडवेज सेशंस ही दिख रहे हैं। अलबत्ता चूंकि ये 70 से ऊपर ट्रेड कर रही है तो ये एक ओवरबॉट वाली पोजीशन तो जरूर है, लेकिन ये हाईली इस बात को भी जाहिर कर रही है कि ये बुलिश सेशंस की कंटिन्यूएशन है। चूंकि बेयर सेशन तो वो 50 से नीचे होते, ऑन अ वीकली बेसिस ये 70 से ऊपर ट्रेड करने का मतलब ये है कि बुलिश सेशंस की अभी तक कंटिन्यूएशन चल रही है।
हम वीकली बेसिस पे अगर आप देखें इस इंडिकेटर को तो मैकडी के अंदर जो हिस्टोग्राम है इस वीक के लास्ट जो 2 वीक थे उनसे थोड़ा नीचे जाकर बना है, जो इस बात को बताता है कि मोमेंटम थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन जो आप ये मैकडी लाइन और रेड लाइन को अगर आप देखेंगे तो इन दोनों के दरमियान एक फासला और एक डिस्टेंस ज़्यादा अभी तक मेंटेन है और यहाँ पर कोई भी वीकली बेसिस पे सेलिंग कॉल जनरेट नहीं हुई है। इसी मैकडी को अगर हम डेली बेसिस पे देखें तो डेली बेसिस पे आपको दिख रहा है कि ये एक साइडवेज वाली सूरत हाल लग रही है और यहाँ पर इंडेक्स ने मैकडी ने 15 सितंबर को एक नेगेटिव क्रॉसओवर जनरेट किया है, जो इस बात को जाहिर कर रहा है कि डेली बेसिस के अंदर हम एक लो जो है वो स्विंग फॉर्म होता हुआ देख रहे हैं और यह एक साइडवेज की पोजीशन हमें यहाँ पर इस एरिया में अभी दिख रही है। हम वापस आ जाते हैं ऑन वीकली बेसिस पे। अब हम देख लेते हैं एसएमआईओ इंडिकेटर को। अभी तक एसएमआईओ इंडिकेटर ने सेलिंग कॉल जनरेट नहीं की है, अलबत्ता जो डिस्टेंस है इन दोनों लाइंस का वो थोड़ा करीब है और हिस्टोग्राम भी थोड़े से नीचे बनते हुए महसूस हो रहे हैं। लेकिन अगर आप ये देखें यहाँ पर भी हिस्टोग्राम नीचे बने थे और वीकली बेसिस पे फिर वापस अप साइड आ गई थी, तो ये भी मुमकिन है वीकली बेसिस में हमें डेली बेसिस में रिट्रेसमेंट दिखे और डेली बेसिस के अंदर रिट्रेसमेंट होते ही मार्केट करेक्शन करे और वापस से हिस्टोग्राम यहाँ पर हमें पॉजिटिव साइड में बड़े होते हुए महसूस हो। इसी अगर हम एसएमआई इंडिकेटर को ही डेली बेसिस पे भी चेक कर ले ताकि कंपैरिजन करना इजी हो, तो आप ज़रूर देखेंगे जिस तरह मैकडी ने एक सेलिंग कॉल जनरेट की हुई है और साइडवेज बनाया हुआ है, इसी तरह आप देख रहे हैं कि डेली बेसिस में एसएमआईओ इंडिकेटर ने भी साइडवेज और सेलिंग कॉल जनरेट की हुई है। तो इन तमाम इंडिकेटर से हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि डेली बेसिस पे ज़रूर एक रिट्रेसमेंट हमें दिखेगी, लेकिन ऑन अ वीकली बेसिस इंडेक्स अभी भी बुलिश रैली के अंदर है और हाईली बुलिश रैली के अंदर है। हाईली बुलिश रैली के लिए अंदर इस तरह कि आप ये देखें कि जब इस पैरेलल चैनल के अपर पार्ट के अंदर जब भी इंडेक्स ट्रेड करता है तो ये एक हाई बुलिश जोन होता है। जिस तरह यहाँ पर इससे ऊपर ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर भी इससे ऊपर ट्रेड कर रहा है और अभी तक इसी जो सेंट्रल लाइन है इससे ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन है। तो इन तमाम बातों से हमें ये बात समझ में आई कि अभी डेली बेसिस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी कुछ सेशन इसी तरह के या तो रेंज बाउंड रहें या इंडेक्स नीचे की तरफ आए और अपने या तो इस पहले जो सपोर्टिव एरिया है जो अराउंड बनेगा 41,800 900 के अराउंड में, या जो दूसरा जो सपोर्टिव एरिया बनेगा इस चैनल का बॉटम, अगर इंडेक्स इसी तरह मूव करते हुए नीचे आता है तो वो तकरीबन 41,100 के अराउंड में बनेगा, जहां पर हम जो फ्रेश एंट्री है या अपने स्क्रिप्ट के अंदर एवरेजिंग करनी है हमने, तो वो हम इस एरिया में प्लान कर सकते हैं। उम्मीद है आप तमाम दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। बहुत सारे दोस्त ये शिकायत कर रहे हैं कि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो अगर आप बेल आइकन पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।